किसी चीज को 3 बार पढ़ रहे हो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, 4 बार पढ़ रहे हो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है। तुम मुझे बताओ कोई ऐसा टॉपिक जो 4 बार पढ़ा है, पेपर दे रहे हो और तुम्हें उसमें कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि Yes, तुम्हारे वैसे जाते मैम हम कंफ्यूज हो गए थे। रीजन तो ढूंढो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। yes, ma'am. ठीक है, तो द थिंग इज कि हम 4 बार पढ़े कैसे मैम पर, इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना वाइड सिलेबस है, 4 बार उसे पढ़ा कैसे जाए, ये समस्या है हमारे सामने। तो कल भी मैंने बताया था, दोबारा मैं बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स एक तो आपकी मदद करेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं नहीं जानती आप में से कितने बच्चों ने बनाए हैं, पर आप लोगों को बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया करो। जैसे क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पता लगा, मान लो सबको एनसीईआरटी लिखती है कि बेसोफिल जो है वो लीस्ट अबंडेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ना, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि वो Yes. सबसे कम मात्रा में मिलती है, बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करती है, सेरोटोनिन रिलीज करती है, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में उसका रोल है। दिस मच इज रिटन इन एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के जो सर्कुलेटरी वाले चैप्टर का सेकंड पेज है उसके लास्ट पैरा में डब्ल्यूबीसीज के बारे में बता रखा है, न्यूट्रोफिल के बारे में बता रखा है, बेसोफिल के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, एग्जामिनर ने एनसीईआरटी को खंगाल रखा है पूरी तरीके से। वो देखेगा कि ठीक है एनसीईआरटी डब्ल्यूबीसी के बारे में 4 लाइनें लिख रही है, तो मैं 5वीं लाइन में पूछ सकता हूं। तो अब डब्ल्यूबीसी के बारे में तुम्हें अगर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो मुझसे लिख लो। लेकिन एक बात बताओ, एनसीईआरटी ने ब्लड ग्रुप वाले पोर्शन में जीन्स का बहुत खास जिक्र नहीं कर रखा, आई ए आई बी स्मॉल आई इनकी क्रॉसिंग नहीं दिखा रखी, इस पे बहुत फोकस नहीं डाल रखा। 12th में है इसलिए आता है वो पेपर में, लेकिन 11th के हिसाब से वो पेपर में नहीं आता, वो 12th के हिसाब से पेपर में आता है। तो एग्जामिनर देखता है एनसीईआरटी जिन चीजों को थोड़ा भी डिटेल करती है उसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं पूछ सकता हूं, जिन चीजों को एनसीईआरटी नहीं दिखाती, नहीं सामने लाती, उनको वो नहीं पूछता। कोई चीज एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखा दी, डायग्राम में एनसीईआरटी ने डीसीटी के अंदर दिखा दिया क्या सामान बाहर जा रहा है क्या अंदर आ रहा है, तो एग्जामिनर का मनपसंद टॉपिक हो गया वो। अब एग्जामिनर को ये बात की एश्योरेंस आ गई कि एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखा दिया ना, बस तो फिर अब मैं पूछ सकता हूँ डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी में सिक्रीशन के बारे में ढेर सारे सवाल, हालांकि एनसीईआरटी लिखती कुछ नहीं है उसके बारे में। ऐसे एग्जामिनर चलता है। तो तुमको क्या करना है, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी ने तो 4 ही लाइन लिखी, डायग्राम में कोई चीज दे दी, तुम अब जगह जगह से थोड़ा ना पढ़ोगे कि मेरे नोट्स पढ़ोगे, स्कूल के पढ़ोगे, ढेर सारा स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, 4 बार तो नहीं पढ़ सकते, 1 बार पढ़ सकते हो सारी चीजें। 4 बार पढ़ने के लिए तुम्हें शॉर्ट करनी पड़ेंगी, चीजों को समराइज करना पड़ेगा, क्रिस्प करना पड़ेगा। तो अपनी एनसीईआरटी में जैसे डीसीटी है तो वहां पे लिख लो कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का ये रोल होता है, वहीं पे या तो स्टिकी नोट डाल लो, कुछ पेस्ट कर लो, तुम अपनी हैंडराइटिंग में कॉर्नर्स में लिख लो, एक चीज में डालो सब कुछ, ताकि जब रिवीजन करो तो तुम्हें एज हो। बात आ रही है समझ में? Yes. जैसे बेसोफिल है, बेसोफिल में हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, उसके अमाउंट के बारे में लिखती है। ठीक है, अब तो मैंने अगर क्लास में बताया हिस्टामिन क्या है तो तुम वहां पे वो डाल सकते हो, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या है तुम्हें याद नहीं रहता तो मीनिंग तुम डाल सकते हो ताकि तुम्हें याद रह जाए। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम क्या डालना चाहते हो क्या नहीं डालना चाहते। कि ये चीज मेरे को याद नहीं रहती तो इसके बारे में 1 लाइन एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ, ये चीज मेरे को याद रहती तो मुझे जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में छुपे हुए हैं, तो मुझे बार बार दिखाई देते नहीं है, तो चलो मैं साफ साफ लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ ताकि मेरे को अगली बार पढ़ूं तो दिख जाए। तब होते हैं 4 बार रिवीजन। टॉपर्स के इंटरव्यू देखा करो, 4 बार रिवीजन किए बिना एग्जाम नहीं निकलता, और इतना बड़ा सिलेबस का 4 बार रिवीजन कैसे होगा? बायो का तो ऐसे ही होगा। और फिजिक्स का तो मैं एक बता देती हूँ बात, फिजिक्स में एक अभी से तैयार कर लो फॉर्मूला नोटबुक, एक ऐसा तुम्हारे पास 2 पन्नों का ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें पूरी 11th क्लास के फिजिक्स का हर लिखा हो। कैसे फिजिक्स सॉल्व नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? हम चीजों को एक जगह इकट्ठा करते ही नहीं है, हमारे दिमाग में उतनी ताकत है जितनी सूरज में है। सूरज की ताकत का एहसास तब होता है जब तुम कॉन्केव मिरर लेके उसकी रेज को फोकस करके नीचे पेपर रखते हो, तो उस पेपर को जला देता है, इतनी पावर है उस सूरज की रोशनी में। लेकिन वो पावर दिखती क्यों नहीं? क्योंकि वो बिखरी हुई है, डाइवर्स है, इसलिए उस रे की वो जलाने वाली पावर तुम्हें दिख नहीं रही। तुम उसको फोकस करके एक जगह लाओगे, दिखती है वो पावर कि सूरज की जो रे है वो इतना, मतलब उसमें टेम्परेचर है कि वो जला सकती है।
जो पेपर तुमने रखा है बर्न हो जाता है। करते हैं ना मैं एक्सपेरिमेंट, ब्रेन के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट है। ये भी तब ज्यादा काम करता है, ये अपनी पावर तब दिखाता है जब तुम इसको एक जगह लाते हो। हमारा ध्यान बिखरा हुआ है और पढ़ाई को भी हमने बखेर रखा है। हम 4 जगह से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 4 जगह से हम बायो पढ़ रहे हैं। ये अपनी पावर लेके ही नहीं आएगा सामने, ये तुम्हें मिरेकल्स दिखाएगा ही नहीं। तुम्हारा ही दिमाग है, तुम ही बैठ के सोचोगे ये मैंने कर दिया, ये मेरे से हो गया कैसे, मतलब कोई हंसी खेल नहीं है। जिनका सिलेक्शन होता है ना, कई बार तुम जब लास्ट में जाओगे ना 12th के एंड में, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कुछ ऐसे बच्चे सिलेक्शन लेके चल जाएंगे जो तुम्हें लगेगा इसका हो गया, मतलब मेरा लेवल मैं सोचता था इससे तो ऊपर ही था, इसका कैसे हो गया। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को समझने का गेम है। ये तुम्हें एग्जामिनर के माइंड और अपने माइंड को समझना है बालकों, और कुछ नहीं है, हलवा है, निकल जाएगा, मैं बता रही हूं। तुम अपना एक तो फोकस लेके आओ, अपना फोकस एक जगह लगाओ, ठीक है। कोशिश करो चाहे मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, तुम्हारा ध्यान ना भटके। तुम्हारा ध्यान एक जगह होना चाहिए, एक टारगेट पे होना चाहिए। ये तो बात हो गई तुम्हारे ध्यान की। फिर तुम अपनी पढ़ाई को भी ऐसे ही करो, मतलब से, ठीक है। चलो नाउ लेट्स बिगिन विद द रिवीजन। बात समझ में आई जो मैंने समझाया है? गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग। और इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे तो श्योरली इस एग्जाम में कुछ तो बेटर रिजल्ट हमें दिखने वाला है। चलो कल हमने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे, आगे के सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ट्राई टू सॉल्व इट। चैट बॉक्स में आंसर। गुड मॉर्निंग बच्चे, तस्लीम गुड मॉर्निंग। सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 से करना है, ठीक है। 26 से देख लेते हैं। हाँ जी, हमने वैसे 25 से किया था, चलो पर अभी 29 खोल लिया तो इसका बताओ, फिर देख लेंगे 26 से बच्चे। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। अच्छा चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखा करो, बोला मत करो, इससे मुझे पता रहेगा कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है, ठीक है। मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किसने क्या आंसर दिया। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ए कह रहे हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ हार्ट। भाई हमें पता है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमी के 2 भाग हैं, ठीक है। और सिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करती है, एक्टिवेट करती है, एक्साइट करती है, मतलब हार्ट बीट को इंक्रीज करती है। और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो क्या करती है, इनिबिट करती है, इनिबिट करती है, यानी कि हार्ट बीट को डिक्रीज करती है। हार्ट बीट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब हार्ट बीट डिक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट क्या है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दिया आपने। कार्डियक आउटपुट बताओ क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, कितना होता है, क्या होता है, कितना होता है, क्या होता है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, 72 टाइम्स, ठीक है। 72 टाइम्स जो है 1 मिनट में हार्ट बीट करता है, ठीक है। इस 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़का दिल, ठीक है। इस दौरान कितना ब्लड उसने पंप कर लिया, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, जो कि लगभग 5000 ml होता है। इतना ब्लड वो पंप कर लेता है। अब तुम अगर इस चीज पे फर्क डालोगे, इस चीज को ऊपर नीचे करोगे, तो ये वाली चीज भी ऊपर नीचे होगी ही, ठीक है। तुम इसको इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा, तुम इस 70 से 72 को डिक्रीज करके 60 पे ले जाओगे तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करेगी, हार्ट बीट को डिक्रीज करेगी, हार्ट बीट को डिक्रीज करेगी, हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज करेगी, तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ए राइट आंसर। चलो 26 देख लेते हैं। 26 से हमने छोड़ा था। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स, बताइए। टी ऑप्शन। मेरे को लगा आप 30वां कराओगे, मैंने उसका आंसर भेज दिया। अच्छा
आप लोग 30 का आंसर देने लगे, चलो कोई बात नहीं, 26 का देख लेते हैं एक बार, फिर चलेंगे 30 पे। हमने कल 25 तक किए थे ना, 26 का बता दो। साइट फोटोसिंथेसिस की कहाँ है? C4 प्लांट्स में, बोथ A एंड B, C इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होती है? बंडल शीथ सेल्स होती हैं। आपको क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो C4 प्लांट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन C4 प्लांट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन C4 प्लांट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन C4 plants. Point number 1, higher temperature optimum, higher temperature optimum, टेम्परेचर ऑप्टिमा इनका ज्यादा होता है देन C3 वालों से। कितना होता है C4 वालों का? 35 to 45 डिग्री सेल्सियस, C3 का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? मतलब मान लो यहाँ मैं तुम्हारे को फोटोसिंथेसिस की रेट दिखा रही हूँ, यहाँ टेम्परेचर दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से ग्राफ होता है। मतलब वो रेंज टेम्परेचर की जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो रेंज टेम्परेचर की जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो रेंज C3 वालों में कम है, C4 वालों में ज्यादा है। C3 वालों का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो ये बनेगा, ठीक है, ये C3 की रेंज है मान लो टेम्परेचर की, और C4 वालों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ये बनेगा। मतलब C4 वालों की रेंज क्या है टेम्परेचर की, जो वर्क करने की है वो ज्यादा है। हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर में C4 वर्क कर सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर बना रखा है, यहाँ रेट है फोटोसिंथेसिस का, ये ग्राफ बनेगा दोनों के लिए। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम हायर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो। ऐसे करेंगे अब से हम कि है ना, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन बनने वाला है प्रत्येक पॉइंट से, वो आपके पास तैयार हो। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे जिसपे क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन अभी अभी आपने सोल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास मीजोफिल सेल्स प्लस बंडल शीथ सेल्स हैं, बंडल शीथ सेल्स के बारे में 2 खास बातें यहीं पर डालेंगे। ये थिक है, यहाँ की वोल्स थिक हैं, ठीक है, थिक वोल्स हैं। और यहाँ पे क्या है? रुबिस्को प्रेजेंट है। यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड अब्सेंट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंडल शीथ सेल में कोई फोटोसिस्टम सेकंड नहीं है। फोटोसिस्टम सेकंड क्यों नहीं है? यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड से क्या एसोसिएटेड होता है? फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड क्या था? याद करके बताओ, फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड क्या था? वाटर स्प्लिटिंग। वेरी नाइस बच्चे, बहुत बढ़िया, वाटर स्प्लिटिंग एसोसिएटेड था, बहुत अच्छा। ये फोटोसिस्टम 2 था, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 था, यहाँ वाटर स्प्लिट हो रहा था। जब वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा था। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मिल रहा था फोटोसिस्टम 2 को, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर लिबरेट हो जा रहा था। बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन हमें लाना ही नहीं, क्योंकि बच्चा C4 प्लांट का बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत क्रिस्प पॉइंट, डायरेक्ट सवाल आएगा। बंडल C4 प्लांट के जन्म का उद्देश्य ही ये था कि रुबिस्को को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से बचा लिया जाए। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, बताया था कि रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ जाए, अगर वो अपना मार्ग भटक जाए, CO2 के साथ उसे जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने बाहर अफेयर चला लिया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। उसको जुड़ना था CO2 के साथ, पर उसने अफेयर चला लिया ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसा करते ही पूरा गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन रुक जाएगी और फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो हमें रुबिस्को के इर्द गिर्द लाना ही नहीं, इसलिए बंडल शीथ सेल में फोटोसिस्टम 2 है ही नहीं, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। डन है? दिस इज कॉल्ड बंडल शीथ सेल। और मीजोफिल सेल के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्रैंच एनाटमी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे C4 प्लांट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा, इसके एग्जाम्पल इसके बताओ क्या है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए, वो तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। शुगर केन,
वेरी नाइस। और बताओ मेज, साइंटिफिक नेम जिया मेज, ठीक है। शोरगम। शोरगम, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये तुम्हें याद होने चाहिए, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं वो याद होने चाहिए C4 प्लांट के, क्योंकि कई बार एग्जामिनर कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा बताओ द क्रैंज एनाटॉमी इज फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में मिलती है। तुम्हें पता है C4 में मिलती है, पर वो C4 नहीं लिखेगा, वो देगा शुगर केन, व्हीट, राइस और कुछ भी एग्जाम्पल, बाजरा, ज्वार, ऐसे। तो वहां एग्जाम्पल काम आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए ये C4 का एग्जाम्पल। डन है, डन Yes, है। ma'am. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि पहला प्रोडक्ट क्या होता है C4 के अंदर, जब साइकिल शुरू होती है पहला प्रोडक्ट क्या होता है और कितने कार्बन का होता है। क्या होता है पहला प्रोडक्ट C4 में, कौन बताएगा? पहला प्रोडक्ट और पहला सबस्ट्रेट दोनों बताओ। वो कंपाउंड जिसने CO2 लिया, वेरी नाइस, सबस्ट्रेट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। प्रोडक्ट का नाम बोल बताओ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन विद CO2। रुबिस्को कोई प्रोडक्ट नहीं है बच्चे, प्रोडक्ट जो तुमने बनाया, तुमने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, वेरी नाइस भूमि। और एक बच्ची और ने शायद जवाब दिया, तुमने नमक डाला, मिर्च डाला, मसाला डाला, धनिया डाला, पुदीना डाला, सब कुछ डाल दिया तुमने, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है? नहीं, ये तो तुमने वो चीजें यूज करी है। प्रोडक्ट तो वो सब्जी है जो तुमने बनाई। तो प्रोडक्ट तो PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। किससे बनाया तुमने ये सब्जी, किससे बनाई तुमने, डाला क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सहायता किसने की? जो तुमने रॉ मटेरियल डाला वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और सहायता जिसने की, मिर्च मसालों ने, जिसने वो सब्जी का टेक्सचर लेके आया, वो मिर्च मसाला यहाँ पे रुबिस्को है। रुबिस्को ने वो काम करवाया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब मेरे को बताओ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, बताइए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में है, 1 कार्बन को ये ले लेता है 5 कार्बन, बिल्कुल सही, ठीक है। 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है नॉर्मल, ठीक है। These were the important points for C4 प्लांट। C3 प्लांट के लिए कोई तुमको पूछ ले, पहला प्रोडक्ट तो क्या बोलोगे? 3PGA। पहला सबस्ट्रेट RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये CO2 लेता है, रुबिस्को जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करा देता है इनको। रुबिस्को एक एंजाइम है, प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है 3PGA। ये भी याद होना चाहिए। ये है कहानी C3 की, ये कहानी C3 की है। C3 का टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है? C3 का टेम्परेचर ऑप्टिमम है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। C3 की पूरी साइकिल कहाँ हो रही है? ओनली मीजोफिल, कोई बंडल शीथ नहीं है वहां पे, ओनली मीजोफिल। देखो C3 और C4 3 से 4 पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। आ जाओ क्वेश्चन 27 पे, बताओ आंसर। वाह भाई वाह, पढ़ भी लिया, बहुत बढ़िया। डिप्लॉटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय चार्ल्स मार्टा। बी कह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है बी। बी इज द राइट आंसर। किसी को कंफ्यूजन इसमें कोई, किसी को कुछ इसमें पूछना है कि मैं इसे स्किप कर दूं? चलो स्किप नहीं करते, स्किप नहीं करते, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मियोसिस 2 के सारे फेजेस को। जब क्वेश्चन आया ही है तो फेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम्हारा मियोसिस है। मियोसिस में होते हैं दो डिवीजन, पहला और दूसरा। हमेशा याद रखना है मियोसिस में प्लॉइडी रिड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं मिलना चाहिए मुझे जिसे प्लॉइडी नहीं पता हो। कोई ऐसा बच्चा जिसे प्लॉइडी नहीं पता क्या होती है? सबको पता है बच्चों, अच्छे से पता है, ठीक है। मियोसिस में प्लॉइडी रिड्यूस होती है, माइटोसिस में प्लॉइडी सेम रहती है। ये बच्चा जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है। मेरा 8वीं क्लास में भाई पढ़ता है, वो भी जानता है, क्योंकि आजकल 8th में भी स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो तुमसे एग्जामिनर ये तो नहीं पूछने वाला
वो तुमसे पूछेगा कि प्लॉइडी कहाँ रिड्यूस होती है, ऑप्शन में मियोसिस नहीं देगा, ऑप्शन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 देगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लॉइडी मियोसिस 2 में रिड्यूस होती है, यानी कि मियोसिस 1 में प्लॉइडी सेम रहती है, प्लॉइडी सेम रहती है। ठीक है, पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मियोसिस, important points in meiosis. Point number 1, ploidy reduce in meiosis 2, not in meiosis 1. Meiosis 1 ploidy remains same. Important points in meiosis लिख लो, इससे ज्यादा शॉर्ट रिवीजन नहीं हो सकता, लिख लो बच्चा लोग। अगला पॉइंट, सबको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, नहीं पूछेगा एग्जामिनर। जो सबको पता है, जो बहुत आसान है, ऐसा भी एकदम हलवा सवाल नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, तो सवाल मियोसिस में फेमस है, कहां से आते हैं ज्यादातर? प्रोफेज 1 से आते हैं, क्योंकि प्रोफेज 1 के पार्ट्स हैं, ना मियोसिस 2 में है ये पार्ट्स, ना माइटोसिस में है, सिर्फ मियोसिस 1 में, सिर्फ मियोसिस 1 में प्रोफेज डिवाइडेड है। बताओ किसमें? पहली बोलो नाम। Leptotin, वेरी नाइस, लैप्टोटीन में Zygote, लिख रही हूँ, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, सकाइटीन, Dikinesis. डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो अब क्या हो रहा है, प्रोफेज से पहले थी एस फेज, अगर हम प्रोफेज से पहले जाएंगे तो एस फेज थी, एस फेज से पहले जाएंगे तो G1 और अच्छा यहाँ पे G2 थी पहले, प्रोफेज से पहले जाएंगे तो G2, G2 से पहले जाएंगे तो S, और S से पहले जाएंगे तो G1, और इन तीनों को मिला के अपन ने बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, अब इसमें से मैं S फेज को उठा रही हूँ सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं, S फेज को उठा के मैं यहाँ ला रही हूँ। देखो S फेज में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एस फेज, दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, यहाँ पे डीएनए तुम्हारा डबल हो जा रहा है। दूसरा, क्रोमोसोम डबल नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस फेज में, 2 से 4 सवाल बना के आ सकते हैं तुम्हें। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आ सकता है इधर से, कि तुम्हें अमाउंट दे देगा एक सेल में डीएनए की और क्रोमोसोम की, और तुमसे पूछेगा बताओ एस फेज के बाद जो सेल मिलेगी उसमें कितना डीएनए पाया जाएगा और कितना क्रोमोसोम। क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा कि एक सेल में इतना डीएनए इतना क्रोमोसोम है, एस फेज के बाद बताओ कितना होगा। या एस फेज में डीएनए और क्रोमोसोम दिया होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रोफेज जब शुरू होगी तब इसमें कितना डीएनए या क्रोमोसोम होगा। तो ऐसे घुमा फिरा के सवाल देगा। तुम्हें पता है एस फेज में डीएनए तो डबल हो गया और क्रोमोसोम उतना ही है, तो अगर तुम्हें डीएनए, ओके ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स बच्चे मैं डाल दूंगी, बट कल तो आपका एग्जाम ही है ना, द थिंग इज दैट। यस मैम। चलो ठीक है, इसलिए मैं क्लास के लिए बोल रही थी आपको, क्योंकि कब देखोगे अब आप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, डीएनए रेप्लिकेट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम एस फेज में। मियोसिस 1 पे आते हैं। अब आपकी सेल की क्या दशा है, आपके सेल की दशा क्या है? ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, और ये सेल में न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये हमने एक डिप्लॉइड सेल बनाई है, ये हमने एक डिप्लॉइड सेल बनाई है। अब क्या हुआ है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो गया पर क्रोमोसोम नहीं हुआ। इस बात का क्या मतलब है? आपका जो डीएनए है वो कैसे है, कोइल्ड फॉर्म में है। ये आपका डीएनए है, डबल, ठीक है, 2 डबल स्ट्रैंड्स हैं आपके पास डीएनए के। डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो हेलिकली आपके कोइल्ड हैं, इस तरीके से ये डीएनए थोड़ा और कोइल्ड हो गया। बेटा इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन बोल रहे हैं क्रोमोनीमा। इस स्ट्रक्चर को अपन बोल रहे हैं क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा फर्दर कोइल होता है और बनता है क्रोमेटीन। क्रोमोनीमा फर्दर कोइल होता है और बनता है क्रोमेटीन। तो आपकी जो एस फेज है उस टाइम पे क्रोमेटीन प्रेजेंट है, आपकी एस फेज में क्रोमेटीन प्रेजेंट है। क्रोमेटीन कैसे दिखेगा, ये आपका क्रोमेटीन है। ठीक है, क्रोमेटीन में आपका डीएनए है। मतलब क्या क्रोमेटीन और डीएनए एक ही बात है? बिल्कुल नहीं, क्रोमेटीन और डीएनए एक ही बात नहीं है, क्योंकि क्रोमेटीन में डीएनए है जो कि क्रोमोनीमा से बना है। क्रोमोनीमा क्या है, क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमाटा कुछ भी बोल रहा, क्रोमोनीमा सिंगुलर टर्म है,
क्रोमोनिमाटा इसी का प्लूरल टर्म है। ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, हायर लेवल सवाल यहीं से बनते हैं बस, और कुछ नहीं होता। क्रोमोनिमा सिंगुलर टर्म है, क्रोमोनिमाटा प्लूरल टर्म है, ठीक है। तो आपका डीएनए इतना लंबा फाइबर है, इतना सा न्यूक्लियस है, तो कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, हमें पता। पहली कोइलिंग पे क्या बना, क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा के साथ जब प्रोटीन्स भी जुड़ गए, आरएनए भी प्रेजेंट है, एक मैट्रिक्स बन गया, एक बाहर, ये जो तुम्हें क्रोमेटिन में जो लेयर दिख रही है ना, ये प्रोटीन की लेयर है बेटा, इसे पैलिकल बोलते हैं। पैलिकल जो तुम युग्लिना में भी पढ़ते हो, एक पैलिकल होती है। तो तुम्हारी प्रोटीन की लेयर है बाहर, अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में तुम्हारे पास आरएनए है, और ये क्रोमोनिमा डीएनए का बना हुआ है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन ने क्रोमेटीन बोला, ठीक है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्रोमेटीन बोला। अब मैंने क्या बोला, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर गया, क्रोमोसोम नहीं करा। देखना भी तुम, ये बात तुम्हें कई बार तुम रट रहे हो इसको, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती कि ये कैसे पॉसिबल है। क्रोमोसोम सेम है और डीएनए ने डबल कर लिया, ये कैसे पॉसिबल, अभी दिखेगा। मैंने क्या बोला, डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया, तो डीएनए ने रेप्लिकेट कर लिया मतलब क्रोमेटीन ने रेप्लिकेट कर लिया। एक डीएनए यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, जो क्रोमोनिमा की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक डीएनए तुम्हें यहाँ दिख रहा है जो क्रोमोनिमा की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे डबल कोइल्ड, ठीक है। इस एक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड बोल रहे हैं, क्रोमेटिड बोल रहे हैं इसको, ठीक है। और या फिर इसको क्या बोल रहे हैं, इसको एक क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, ये एक एक क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं तुम्हें, पर ये एक क्रोमोसोम है। इसको, ये भी अगर तुम इसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करोगे तो यहाँ पे भी तुम एक ही काउंट करोगे, यहाँ पे भी एक ही काउंट करोगे, क्योंकि ये एक सेंट्रोमियर से अटैच हो गए। तुम मेरे को एक बात बताओ, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को अगर तुम्हें बोला जाए कि इसमें क्रोमोसोम कितने, तो तुम एक ही बोलोगे ना। ये क्रोमोसोम क्रोमेटीन की फॉर्म में है, और यहाँ पे भी क्रोमोसोम तुम एक ही बोलोगे, लेकिन क्रोमेटिड तो दो आ गए ना यहाँ पे। डीएनए डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम तो एक ही है ना। क्रोमोसोम डबल कहाँ होता है, क्रोमोसोम डबल होता है आगे, क्रोमोसोम डबल होता है आगे, जब इसके क्या हो जाते हैं, पेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एस फेज में क्या है, एस फेज में क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन जब तुम प्रो फेज में जाओगे और आगे जाओगे तब तुम देखोगे कि क्रोमोसोम भी डबल हो गए। जो चीज मतलब डीएनए बन गया, लेकिन अभी वो कंडेंस नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। डीएनए बन गया लेकिन अभी वो कंडेंस नहीं हुआ, अभी वो इसी फॉर्म में है। धीरे धीरे डीएनए कंडेंस होगा और पूरे दो क्रोमोसोम्स की फॉर्म लेगा, इसी से दो क्रोमोसोम्स बनेंगे, पर अभी क्रोमोसोम उतने ही हैं जितने पहले थे। बात आई समझ में यहाँ तक? Yes. यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो एस फेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया। लैप्टोटीन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लैप्टोटीन में क्या स्टार्ट हो गया, लैप्टोटीन में स्टार्ट हो गया है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन माने सिकुड़ना। ये लंबे लंबे धागे से हैं क्रोमेटिड्स के, क्रोमेटिड ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, क्रोमेटिड धागों की फॉर्म में, काफी डीकंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये क्रोमेटिड सिकुड़ने लग रहा है, धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ेगा, कंडेंस होगा, कंडेंस फॉर्म में आएगा, और फाइनली जब मेटाफेज आएगी ना तुम्हारी, तो फुल्ली कंडेंस क्रोमेटिड मिलेगा तुम्हें, फुल्ली कंडेंस्ड, एकदम प्रॉपर क्रोमोसोम, ऐसे 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 छोटे छोटे बहुत बढ़िया से तुम्हें क्रोमोसोम दिखेंगे, क्योंकि ये कंडेंस हो चुके, पूरे कंडेंस हो चुके। ये मेटाफेज में मिलेगा तुम्हें। मेटाफेज में लिखोगे फुल्ली कंडेंस्ड मेटाफेज में, और इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, शुरुआत जो हो गई, इनिशिएशन, वो कहां हो गई, लैप्टोटीन में। लैप्टोटीन है तो लैप्टोटीन टिक करना, ऑप्शन में प्रोफेज 1 है तो प्रोफेज 1 टिक करना। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डीएनए धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है, इसकी शुरुआत प्रोफेज में लैप्टोटीन में हो गई, पूरा कंडेंस मेटाफेज में होता है। जाइगोटीन में क्या हो गया, जाइगोटीन में क्या हुआ बच्चे, जाइगोटीन में पेयरिंग हो गई, जाइगोटीन में पेयरिंग हो गई। पेयरिंग कैसे हो गई, ये तुम्हारे पास एक क्रोमेटीन था, फिर यहाँ पे दूसरा क्रोमेटीन है, ठीक है। ऐसे जब एस फेज हुई तो जैसे यहाँ पे एक क्रोमेटीन से ये तुम्हें दो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी एक क्रोमेटीन से तुम्हें दो क्रोमेटिड्स बने हुए दिखेंगे, ये दो क्रोमेटिड्स बनते हुए दिख गए। तो इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में क्या हो गई,
पेयरिंग हो गई, कहां पे पेयरिंग हो गई? जाइगोटीन में। बात समझ में आ रही है ना कैसे कहानी चल रही है? इस पूरी लाइन में लगे हुए हैं क्रोमोसोम और यहाँ भी पूरी लाइन में लगे हुए हैं, तो इसके बीच में पेयरिंग हो गई, ऐसे अगले दो बीच के सारे क्रोमोसोम्स में इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, इसे बोल रहे हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन में पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने को क्या बोला? पेयरिंग होने को क्या बोला? पेयरिंग का एक पर्यायवाची है, पेयरिंग का ही पर्यायवाची है सिनेप्सिस। पेयरिंग का ही पर्यायवाची है सिनेप्सिस। पेयरिंग हुई, ठीक है, दो लोगों की शादी हुई, कपल बना, लेकिन प्रोसेस को शादी बोला पर जो बना वो तो कपल है ना। प्रोसेस को तुमने सिनेप्सिस बोला पर जो बना वो क्या है? बाइवेलेंट। माइटोसिस, अरे बाप रे, पूरा काम ही खत्म कर दिया बेटा आपने। मियोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, मियोसिस 1। दो बंदों की शादी हुई, प्रोसेस को तो तुमने शादी बोला पर जो बना उसे कपल बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस तो सिनेप्सिस है, लेकिन जो बन रहा है सिनेप्सिस के बाद, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है सिनेप्सिस के बाद, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बाइवेलेंट बोला। अच्छा, पता है तो बहुत बढ़िया, इसे बाइवेलेंट बोला। अब ये जो दो क्रोमोसोम जिनके बीच में पेयरिंग हो रही है, सिनेप्सिस हो रही है, ये एक जैसे होने चाहिए। दो अलग अलग लोग तो शादी भी नहीं करते, उनमें नेचर मैच होना चाहिए, थॉट्स मैच होने चाहिए, उनका बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि सिमिलर होना चाहिए। तो क्रोमोसोम कैसे कर लेंगे पेयरिंग? क्रोमोसोम भी जो दो पेयरिंग कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? होमोलोगस होने चाहिए। ये सारा काम जाइगोटीन में हो रहा है। पकाइटीन में हो जाती है क्रॉसिंग ओवर। पकाइटीन में रिलीजन भी सेम होना चाहिए। आजकल इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट भी चल गया है बच्चे, ठीक है। पकाइटीन में क्या होना चाहिए? पकाइटीन में क्या है? पकाइटीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर को क्या बोला हमने? जैसे पेयरिंग को सिनेप्सिस बोला था, क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची है बस, वो शब्द में कुछ भी नहीं है। क्रॉसिंग ओवर आसान शब्द है, इसी को डिफिकल्ट लगाने के लिए एग्जामिनर शब्द यूज करेगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन तुम कतई ही मत घबराना देख के, तुम्हें पता है कुछ नहीं, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा है, लिख देना पकाइटीन। वो पूछेगा कौन सी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है, वो सोचेगा बच्चा पता नहीं कहां से आया, उसे रिकॉम्बिनेशन पता ही नहीं होगा। तुम बता देना मेहनत करके आए हैं, क्रॉसिंग ओवर हमें पता है रिकॉम्बिनेशन ही होता है। तो रिकॉम्बिनेशन कहां हो रहा है? पकाइटीन में हो रहा है। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये क्या है? ये जो पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, जो क्रॉसओवर्स तुम्हें दिख रहे हैं, दिस इज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेशन हो गया तो इन दोनों के बीच में एक जोड़ हो गया, जुड़ गए कहीं ना कहीं ये दो क्रोमोसोम। इनके बीच में जिस कारण जुड़ाव है, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल रहे हैं? उस कॉम्प्लेक्स को बोल रहे हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स? पकाइटीन में। तो देखो शुरू से अगर तुम दोहराओ, अभी के अभी तुम्हें याद होना चाहिए, जाइगोटीन, सॉरी लैप्टोटीन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। लैप्टोटीन से पहले चले जाओ, एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का। देखो तुम्हें दिखाया मैंने, ये एक क्रोमेटीन है और यहाँ दो क्रोमेटीन बनाए थे हमने। क्रोमेटीन दो है, क्रोमेटिड दो है, सिस्टर क्रोमेटिड जिसे तुम बोल रहे हो, पर क्रोमोसोम एक ही है। क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमेटिड दो है पर क्रोमोसोम एक ही है, ठीक है। एस फेज में इतना काम हो गया। लैप्टोटीन में कंडेंसेशन, जाइगोटीन में पेयरिंग यानी कि सिनेप्सिस, ठीक है, और बाइवेलेंट फॉर्मेशन। लिख लो पॉइंट्स। पकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना। डिप्लोटीन में भी क्रॉसिंग ओवर अलग अलग होने लगी। अब ये दो क्रोमोसोम जो जुड़े हुए थे वापस अलग अलग हो रहे, अलग अलग हो रहे। तो ये सारी जगह से अलग हो गए, जुड़े हुए थे ना, ये अलग हो गए। देखो, लेकिन जहां से क्रॉस ओवर हुआ था वहां से अलग नहीं हुए, जहां से क्रॉस ओवर हुआ था वहां से अलग नहीं हुए, बाकी सारी जगह से अलग हो गए। जहां से क्रॉस ओवर हुआ था वहां से अलग नहीं हुए, बाकी सारी जगह से अलग हो गए, सारी जगह से अलग हो गए। जहां क्रॉसओवर था वहां से अलग नहीं हुए। इसे बोलते हैं चियाज़-माटा फॉर्मेशन। ये चियाज़-माटा है, इसे बोलते हैं चियाज़-माटा फॉर्मेशन, जो डिप्लोटीन में हुआ। अब इन बंदों के बीच में, ये दो बंदे, इन दोनों के बीच में बस ये एक बात के कारण जोड़ है, इस एक पॉइंट पे ये जुड़े हुए हैं। अब इस पॉइंट पे भी इनके जोड़ को हटाना है, क्योंकि इन दोनों को अलग करना है। हमारा मकसद क्या है? इन दोनों को अलग अलग पोल्स पे लेके जाना है, एक इस पोल एक इस पोल। तो अभी ये जुड़े हुए हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो डिसॉल्व कर दिया, चियाज़-माटा बन गया। आफ्टर डिसॉल्विंग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, असर्शन रीजन में आया हुआ सवाल है ये, प्रीवियस ईयर का स्टेटमेंट में दे रखा था
स्टेटमेंट में था चियाज़माटा फॉर्मेशन और असर्शन में, और रीजन में था कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। तो सही बात है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, इसलिए ही तो चियाज़माटा बनता है। क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है इसलिए ही तो चियाज़माटा बनता है। तो बात सही दे रखी थी, असर्शन की भी रीजन की भी, तो आंसर ए हो जाता। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डूबा, खत्म हुआ, तो चियाज़माटा। अब चियाज़माटा को भी अलग होना, तो देखो चियाज़माटा कैसे अलग होगा। यहाँ चियाज़माटा, ये पॉइंट, ये जुड़े हुए हैं, देखो ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, ये अलग हो रहे, देखना कैसे हो रहे, अलग दिखाई दे रहे तुमको। दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। यहाँ से जुड़े हुए थे, धीरे 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 ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, अलग। ठीक है, देख रहे हो ना तुम कैसे अलग हो रहे हैं, ऐसे अलग हो रहे हैं। चाहते तो ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे नहीं हुए। अलग कैसे हो रहे हैं, ऐसे 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 और अलग। बहुत स्लो मोशन में तुम्हें दिखाया, आई होप समझ में आ गया हो। दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा अकर्स इन, पॉइंट लिख लो, डायाकाइनेसिस। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे सवाल आते हैं, जो फीमेल्स में ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर जो सेल होती है, फीमेल की ओवरी में जो सेल होती है उसे oocyte बोलते हैं, जो एग बनाती है, जहां से ये जिस सब के कारण मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हो रहा है, जो फीमेल गैमेट बन रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए, ह्यूमन फैक्ट है, ह्यूमन फैक्ट नहीं है सॉरी, बहुत सारे एनिमल्स में ये होता है, नॉट इन ह्यूमंस, बहुत सारे एनिमल्स की फीमेल में ये होता है कि उनकी जो oocyte है वो डाइकाइनेसिस में रुक जाती है। भाई जो सेक्सुअल सेल्स हैं वो कैसा डिवीजन कर रही हैं? सेक्सुअल सेल्स डिप्लॉयड है, लेकिन उन्हें गैमेट हैप्लॉइड बनाना है, तो उनमें मियोसिस हो रही है ना, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर कुछ एनिमल्स की फीमेल्स की जो oocytes हैं वो हाफ मियोसिस करती हैं। हाफ मियोसिस का मतलब वो मियोसिस कर रही है, रुक गई। कहाँ रुक गई? डायाकाइनेसिस में रुक गई। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कुछ एनिमल्स, कुछ वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स में भी मैं वर्टिब्रेट्स पे आ गई, कुछ वर्टिब्रेट्स की फीमेल्स में उनका जो एग बनाने वाली सेल है ना, जो oocyte है जिसमें मियोसिस हो रही है, वो मियोसिस आधी हुई, डाइकाइनेसिस में वो रुक जाती है। मतलब उनमें यहां तक का काम हो गया, बस उसके बाद ये अलग नहीं हो पाए, एनाफेज नहीं आई, मेटाफेज नहीं आई, यहां पे रुक गए। जब वो फीमेल मैच्योर होगी बाद में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसका ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा और उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चलेगी। इतने बहुत सारे सालों के लिए वो फीमेल की जो वो सेल है एग बनाने वाली, वो डाइकाइनेसिस में आके रुक जाती है। सो क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है कि कुछ वर्टिब्रेट्स की फीमेल में जो एग बनाने वाली सेल है वो रुक जाती है मियोसिस 1 में ही। मियोसिस 1 में भी अगर एग्जैक्ट पूछ ले कहां, तो बोलना डाइकाइनेसिस, और ऑप्शन में डाइकाइनेसिस नहीं प्रोफेज हो तो प्रोफेज लिखना, ठीक है। एग्जाम सब्जेक्टिव भी जब तुम लिख के आओ ना, मियोसिस 1 पे क्वेश्चन आ जाए तो स्टार बना के एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा ना, यू विल गेट सम, क्या बोलते हैं उसको, ब्राउनी पॉइंट्स। ऐसे मिलते हैं नंबर कि एक दो इंफॉर्मेशन मैडम को लगे कि हाँ बंती से पढ़ के बच्चा आया है तो कुछ एक्स्ट्रा पता है, ठीक है। बात आई समझ में अच्छे से बालकों? यस मैम। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? आ Yes, जाओ, ma'am. आज की क्लास आधे घंटा चाहे एक्सटेंड कर लेंगे, पर पढ़ के बहुत अच्छे से जाएंगे। मुझे चाहिए मेगा टेस्ट में मेरी क्लास के सारे बच्चे ही अल्फा में चले गए, ठीक है ना। कोई लिमिट नहीं है अल्फा में जाने की, कोई ये नहीं है कि हमें 10 ही बच्चों को लेना है। तुम जितने आओगे उतनों का वेलकम है। यही रिवीजन कर जाओ। मैं आज जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी उन सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी। संडे का टेस्ट देने आओ जब, उससे पहले जिन बच्चों ने नोट्स अभी नहीं बना रहे ना, जो अभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, ठीक है। लेकिन जो बैठे हैं कॉपी पेन लेके, जो मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, बच्चा संडे का पेपर देने से पहले जस्ट रीड द, कीप योर नोटबुक असाइड एंड डू योर टेस्ट। ऐसे ही आपको फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। आपको मैं इस चीज का एहसास करवा रही हूँ कि अ नोटबुक ऑफ शॉर्ट पॉइंट्स, अ बुक जहां पे ऑल मटेरियल हैज बीन समराइज्ड, वो कितना हेल्प करता है, बहुत। 28 का बी सचिन ने आंसर दे दिया। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पेस व्हेन रिक्वायर्ड व्हेन रिदम इज डिस्टर्ब्ड। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा आंसर दे रहा है इसका?
विभा जी आंसर दे रही हैं। विभा, अब कैसी है तबीयत आपकी बच्चे? विभा, वेरी नाइस। मोनू, रवि, सुहाना, ठीक है। चलो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. शालिनी, क्या हो गया है? ए कैसे कर दिया आपने? शालिनी जरा एक्सप्लेन करो मुझे बच्चे, ए कैसे कर दिया? शालिनी बेटा, क्या लिखा है ए में? क्या लिखा है? मसल डैमेज हो गई, मसल डैमेज हो गई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जैसे कि हार्ट अटैक। एक बात बताना, किसी के दिल की मसल खराब हो गई, किसी के दिल की मसल खराब हो गई, तुम वहां पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा के क्या उखाड़ लोगे? ऐसे नोड, आर्टिफिशियल पेसमेकर ऐसे नोड का काम करता है। ऐसे नोड क्या है? करंट का जनरेटर है। तुम मान लो तुम्हारे घर की तारों में गड़बड़ है, वायरिंग खराब है तुम्हारे घर की, और जनरेटर बदल रहे हो तुम, क्या कर लोगे भाई? समझा करो सवाल को, रटना नहीं है हमें, रटने की चीज नहीं है बायो। तुम्हारे घर की तारों में गड़बड़ है, ठीक है? करंट पास नहीं हो रहा तारों से, तारें डैमेज हो गई तुम्हारे घर की, तुम नया, मम्मी जनरेटर नया मंगवाना पड़ेगा। अरे भाई, गड़बड़ तार में है, जनरेटर मंगवा के क्या करोगे? वही दे रखा है सवाल में। ऐसे नोड या आर्टिफिशियल पेसमेकर जनरेटर होता है बेटा, जनरेट करता है रिदम को। तो तुम्हारे हार्ट की रिदम में गड़बड़ हुई है, जनरेटर में गड़बड़ हुई है, जो ऑप्शन बी में लिखा है, तब तुम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाओगे, यानी ऐसे नोड लगाओगे। तुम्हारे हार्ट की मसल यानी कि घर की वायरिंग में गड़बड़ है, तो उसका क्या लेना देना जनरेटर से? उसके लिए तुम्हें मसल्स ठीक करनी पड़ेंगी। ब्लॉकेज इन कंडक्शन पाथ जैसे कि तुम्हारे हार्ट की मसल को जो पाइप खून देती है, तुम्हारे पूरे शरीर को ये दिल खून दे रहा है, धड़क धड़क के खून दे रहा है, इसको कौन खून देता है? इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? नाम बताओ, नाम बताओ। इसको ब्लड सप्लाई, उस नलकी को क्या बोलते, पाइप को क्या बोलते हैं जो ब्लड में, हार्ट में ब्लड डालती है, हार्ट की मसल को ब्लड देती है, ऑक्सीजन देती है, खाना देती है, उसको क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, वेन। बच्चा क्या कर रहे जी? टैन वाले, पल्मोनरी वेन। अरे मेरा मेरा नाम मत डुबाओ टैन वालों, क्या कर रहे हो? ये पानी का ढक्कन बंद करवा दिया तुमने। ये तुम्हारा हार्ट है क्या? बच्चों क्या कर रहे हो? ये हार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी बताना जरा, तुमने सारे सीक्रेट डुबो दिए मेरे। पल्मोनरी, चलो ये वैभव, एटलीस्ट वैभव का आंसर दिल को धक्का देने वाला तो नहीं है। बच्चे ने साफ लिखा है मैम, याद नहीं आ रहा। और तुम बच्चों, नोमन, सचिन, तुमने भी बोला है ना, तुमने भी बोला है, ज्योति, और जो मेरे बैच के बच्चों पे तो मेरे को भारी गुस्सा आ रहा है। पल्मोनरी शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं जब बात लंग्स से जुड़ी हो? मैंने नाम भी लिया लंग्स का यहाँ पे, पल्मोनरी तो शब्द ही हटा दो। वेना कैवा, वेना कैवा क्या है? वेना कैवा क्या है? वेना कैवा कितनी बार बताया था, जो नलकी, जो पाइप। इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी क्या बोलूं? नहीं आती मेरे को इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी। कोरोनरी आर्टरी, नाउ केम द आंसर। बच्चे ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अपने कान खोलो और अपनी आंखें खोलो, अपनी किताब खोलो, लिखो, हिंदी में लिखो। हिंदी तो सबको आती है, ठीक है? मेरे को पंजाबी नहीं आती, सॉरी, हरियाणवी भी नहीं आती है मुझे अच्छे से, जो कि मैं हरियाणा में रहती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, क्या करूँ यार, नहीं हमारे घर में इतनी ज्यादा हरियाणवी बोलते हैं। मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में समझा सकती हूँ, यही मान के चल रही हूँ कि आप सबको भी हिंदी आती है, ठीक है? इंग्लिश की बाहरी टर्म्स में भी नहीं लिखवा रही, शुद्ध हिंदी में लिखवा रही हूँ, लिख लो। वो नलकी जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए, वो आर्टरी होती है। जो हार्ट में ब्लड को लेके आए, वो वेन होती है, ठीक है? जो हार्ट में ब्लड को लेके आए, वो वेन होती है। वेना कैवा बॉडी से ब्लड हार्ट में ला रही है। अब पल्मोनरी आर्टरी, तो आर्टरी शब्द लगाए, हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड, पल्मोनरी लगाए मतलब लंग्स में लेके जा रही है। वो नलकी जो हार्ट की मसल को ब्लड देती है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कोरोनरी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, याद आ रहा है? मैम, हमें लगा था आप लंग से पूछ रहे हो। अच्छा,
मैं ये इतनी देर से ये बोल रही हूँ कि हार्ट की मसल को कौन ब्लड देता है, वो हार्ट जो सबको ब्लड देता है उसकी मसल को कौन ब्लड देता है, ये पूछ रही थी बच्चे। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी देती है। तो कोरोनरी आर्टरी में या किसी भी ऑर्टा में ब्लॉकेज आ जाता है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आता है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? कि किसी की कोरोनरी आर्टरी में मैंने पत्थर डाल दिया, उसकी हार्ट को, उसकी हार्ट, वेरी नाइस, आर्थरोस्क्लेरोसिस या फिर कैड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट के डिसऑर्डर्स पढ़ के आने, याद करके आने, लिख लो, हार्ट के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, हार्ट के डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है? हार्ट अटैक में तुम्हारे हार्ट की एक हिस्से में मसल डैमेज हुई है, ठीक है, और हार्ट फेलियर में क्या है? हार्ट फेलियर में वो हार्ट ने पंप करना ही बंद कर दिया है, पूरे हार्ट में गड़बड़ है, वो हार्ट फेलियर है। हार्ट अटैक में हार्ट के कुछ पार्ट्स पंप कर रहे हैं प्रॉपरली, सिर्फ उधर गड़बड़ हुई है, उधर पंप नहीं कर रहा ब्लड को जहां की मसल डैमेज हुई। ठीक है, आगे चलें। अब आ जाओ 30 पे। एक बच्चा था जिसने 30 का आंसर बहुत पहले दे दिया था, वो बच्चा बोला मैम तो 30 कर चुके। देखो मैंने दिया था DMMD। नाम बताओ आपका, बच्चे दिखाओ क्या बोल रहे हैं, कौन सा बच्चा है? हाँ, नाम आपका मोनू ही है क्या? यस मैम, मोनू ही है। बहुत बढ़िया। अब बाकी के बच्चे करेंगे आंसर। डी पे दाव खेल रहे हो आप लोग, चलो। अरे यार ये तो सिंपल सवाल था, ये तो सिंपल था, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देवियों और सजनों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और टिकटिकी भी शुरू इसका ए। अरे टिकटिकी शुरू करने से पहले ही जवाब, बहुत ही उम्दा जवाब, अरे वाह, ये ठीक है। जाइगोटीन में सिनेप्सिस, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर, ये तो गलत है, थर्ड तो नहीं होना चाहिए, मियोसिस में दोनों, फोर्थ भी गलत है, गैप टू फेज ये भी गलत है। हाँ बहुत अच्छा, ए वुड बी द राइट आंसर। कोई बच्चा ऐसा जिसे डाउट है तो ही मैं बताऊं, अदरवाइज मैं डिस्कस नहीं कर रही इस क्वेश्चन को। सिंपल नो मैम, नो डाउट। आपने अभी बता दिया था। पूछ रहा है कोई बच्चा मुझसे, डाउट है कि सवाल में कोई? 31 नहीं, 32 करो तो 32। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कैन नॉट अंडरगो मियोसिस बिकॉज, ट्रिप्लॉइड क्या होगा? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब एक लाइन क्रोमोसोम की, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है, 3 सेट है तुम्हारे पास। ऐसा न्यूक्लियस मियोसिस नहीं कर सकता, क्यों? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करेंगे, सारे क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर नहीं बना पाएंगे। क्या लगता है? थोड़ा सा सोचो। 3 सेट है क्रोमोसोम के, तो 3 सेट है तो क्या रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे? क्यों? 3 तिगड़ा तिगड़ा। सी देखो, अभी अभी किसी बच्चे ने सी बोल ही दिया और मैंने सबसे पहले सी को ही पकड़ा है। सी को तो सबसे पहले काटो, क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पाएंगे? मेरे पास 3 सेट है कि 4 सेट है, इससे बात से क्या फर्क पड़ता है रेप्लिकेशन पे? डीएनए कहेगा मैं तो मस्त करूंगा रेप्लिकेट, बोल क्या करेगा? ये मैं ले हो गया रेप्लिकेट, ये एक था, एक से मैंने 2 बना डाले। मैं ऐसे था पहले, ठीक है, ऐसे था और मैं ऐसे हो गया। ये कैसे थे? ये देखो सिनेरियो क्या था हमारा, हमने क्या पढ़ा अभी लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया? एस फेज में क्या होता है? तुम्हारा एक क्रोमेटीन है, ठीक है, अब अपने पास मैंने ट्रिप्लॉइड बोला, तो ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट है ऐसे। अब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे ना, ऐसे हो जाएंगे। ये बताओ 3 है तो 3 होंगे तो क्या हुआ? 3 है तो रेप्लिकेट तो कर ही सकते हैं, कर गए रेप्लिकेट, तुमने क्या रोक लिया 3 करके? 4 होते तो भी कर जाते रेप्लिकेट। रेप्लिकेट में क्या लगता है? ये लोग कर गया डीएनए, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम मिलेंगे तो डीएनए कर लेगा रेप्लिकेट, तो रेप्लिकेशन तो हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्ट नहीं होगी, बट असली कारण क्या है क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्ट नहीं होने का? क्योंकि इसमें पेयरिंग कैसे करवाओगे तुम? 3 क्रोमोसोम में जो दिक्कत आएगी वो पेयरिंग की आएगी। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट, कई बार क्या होता है जो तुम्हारे 4 ऑप्शन होते हैं ना, जरूरी नहीं कि उसमें से
जैसे तुम्हें एक आंसर है लेकिन जरूरी नहीं बाकी के 3 पूरे गलत हो सकता है उन 3 में से कोई 2 ऐसे हो जो ठीक ठाक से लग रहे हो, वो बिल्कुल गलत नहीं हो। लेकिन एमसीक्यू एग्जाम्स जो होते हैं ना, एक तुम याद रखना, एमसीक्यू एग्जाम्स को सोल्व करने की एक टेक्निक होती है। हमें इसमें जो बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है ना, वो चुनना होता है। बेस्ट एप्रोप्रिएट या मोस्ट एप्रोप्रिएट तुम बोलो, वो आंसर हमें चुनना होता है। मतलब जो सबसे सही हो, वो आंसर जो सबसे सही हो। मतलब ये नहीं कि वो आंसर, बाकी के आंसर गलत ही थे, हो सकते थे ठीक, पर सबसे जो ठीक होता है हमें वो चुनना होता है। कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो अगर तुम इसमें से सबसे ठीक देखोगे, सबसे गलत देखोगे तो वो सी है, और सबसे ठीक देखोगे तो वो डी है। क्योंकि सारे क्रोमोसोम पेयर कैसे करेंगे, यहाँ होमोलोगस पेयरिंग कैसे होगी ये दिखा दो मेरे को। पेयरिंग तो नहीं हो सकती ट्रिप्लोइड, इसलिए ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस में मियोसिस नहीं हो पाती। हैप्लोइड में भी तो इसलिए नहीं होती मियोसिस, क्योंकि एक अकेला जन किसके साथ जुड़ेगा, सिंगल है, सिंगल ही आया था, सिंगल ही मर जाएगा, इसकी पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तुम सोचोगे मैडम रेप्लिकेट, अरे बच्चा रेप्लिकेट तो हो चुका, ऐसे था ये, और रेप्लिकेट करने के बाद ऐसे बन गया। रेप्लिकेट करने के बाद ये 2 क्रोमेटिड्स एक सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, कहीं तुम रेप्लिकेट का मतलब ये समझो कि ये एक क्रोमोसोम है और रेप्लिकेट के बाद 2 बन जाते हैं, ना बाबा ना, ऐसा नहीं। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। कम से कम मैंने क्लास में ज्यादा नहीं तो 6 बार एक ही बात बोली है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब भी अगर आप लोग इस बात को गलत करोगे कभी, फिर मैडम कुछ नहीं कर सकती, वो आपकी गलती होगी। 33 में नहीं होगा भी, 33 हम छोड़ रहे हैं, बहुत इजी है। 34 में कुछ नहीं है, 34 भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं, कोई सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 मैम ये ऑप्शन है बेस्ट में। ऑप्शन ए बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। ठीक है, Yes, ma'am, ग्रे ये में बिल्कुल सही। ठीक है, थिकनिंग ऑफ सेल्स। अच्छा, कुछ सवाल बायोमोलिक्यूल्स के करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के करते हैं। ये शीट तो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ये 3 सवाल और कर लो इस शीट पे। 43 का बताना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, अरे बच्चा क्लास छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। मैम 43 का भी है शायद से। ये भी नहीं चाहिए आप लोगों को, मैं 5-10 मिनट का नहीं, क्लास नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि इसके बाद क्लास नहीं होनी, फिर टेस्ट होना है अपना। चाहो तो ब्रेक ले लेंगे इसके बाद 5 मिनट का। बताओ मैम 43 बी है, बी। बी बता रहे हैं, मोनू बता रहे हैं बी। अरे वाह मोनू, बड़ा बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। मैम ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो सेल साइकिल है। मैं कह रही हूँ इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, क्लास छोड़ के मत जाना। यस Bye. मिस। Which of the following statement is correct for meiosis? Meiosis double division and give rise to 4 cells, सही बात है। Undergoing meiosis में भी, cells undergoing meiosis में भी haploid और diploid गलत है। No bucket stage is recorded, no bucket stage is recorded is wrong, bucket stage मिलती है। Pairing or synapses of homologous chromosome takes place during zygote of process 1। बताइए आंसर, बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर दो। अच्छा आंसर आ रहा है, ये बी ए का क्या लगा रखा है, एक कौन बोल रहा है, एक कौन बोल रहा है, हमें करेक्ट बताना है ना, करेक्ट। सेकंड तो गलत हो गया, मतलब इधर डबल डिवीजन फर्स्ट सही है, और थर्ड भी गलत हो गया। टेक प्लेस ड्यूरिंग डायग्राम प्रोसेस 1 कंटिन्यू अप टू, ये भी गलत है। ओनली 1 इज करेक्ट, ए वुड बी राइट आंसर। बी कौन कर रहा है यार, फोर्थ वाला, अरे बाप रे, फोर्थ सही कौन बता रहा है। मैं पकड़ रही हूँ लड़कियों तुमको, और आयुष बच्चे आपको क्या हो गया बेटा। आयुष दोबारा से देखो, मुझे नहीं लगता आप गलत करोगे, एक बार फिर देखो। फोर्थ स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, इसमें एक शब्द गलत लिख दिया इन्होंने, कंटिन्यूज अप टू मेटाफेज। पेयरिंग जो है वो चलती ही जा रही है मेटाफेज 1 तक, ऐसा रहता है क्या, पेयरिंग चलती ही जा रही है क्या मेटाफेज 1 तक। हाँ, अब पलट दिया आंसर शालिनी ने भी। आयुष आप भी पलट दो अपना आंसर, ए वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ ये बात। चलो 44 लगाओ, 44 बच्चा, कुछ बच्चे मेरी नजर में हैं, ठीक है ना, मैं मार्क्स देखने वाली हूँ संडे के, और लिख के रख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनको पढ़ के आना। 44 इनमें से कौन सा यूनिक है माइटोसिस के लिए का पार्ट नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली, क्रोमेटिड सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, homologous chromosome pair and form bivalent homologous chromosomes crossover। ऑप्शन ए would be the right answer, बिल्कुल सही।
45 देखो, 45 भी बहुत सिंपल है यार, पता है। ऑप्शन है मैम। पी वेव पोलराइजेशन होता है ऑफ आर्टरिया। बी है इसका। डी राइट आंसर बता रहे हैं बच्चे, पी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्यूआरएस। डी किसने बता दिया यार, डी तो गलत है, क्यूआरएस तो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है। बी कौन कौन बता रहा है, वो बच्चा मेरे नजरों के सामने आ जाए जरा। सचिन, मैम मैं तो ए बता रहा हूँ। नहीं मैम, एक मिनट। सचिन आप अपने आंसर को देखो, पी वेव इज नॉट द मैम डीपोलराइजेशन ऑफ बी भी है मैम, बी। बी है मैम। अच्छा सचिन ने बी दिया, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, डीपोलराइजेशन। अरे ये ऑप्शन बच्चे गड़बड़ बना दिए इन्होंने, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, टीवी। बी होगा इसका आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर। हाँ सचिन, तस्लीम, प्रियांशु बिल्कुल सही, विभा बी सही, सही 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 सही, बी सही। अच्छा सचिन सॉरी, मैंने आपका डी देख लिया गलती से, बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है चलो यार, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस नहीं हुए ना, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। और चलो इतने आप लोग 5 मिनट का अगर ब्रेक लेना चाहते हो यू कैन टेक, क्योंकि मैं 10 मिनट क्लास एक्सटेंड करने वाली हूँ। नो मैम, ब्रेक क्या लेना। अच्छा नहीं, किसी बच्चे को चाहिए, इफ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, हैव सम फ्रूट। ब्रेकफास्ट करके आए हो कि बिल्कुल भूखे प्यासे बैठे हो? हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट? यस मैम। Yes, ma'am. ऑफ यू, कोई बच्चा ऐसा जो यहाँ पे भूखा बैठा है? अगर कोई ऐसा है तो यू कैन बीच में नट्स वर्ट्स रखा करो, क्योंकि बॉडी एनर्जेटिक रहेगी तो माइंड एनर्जेटिक रहेगा। बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड। देखो थॉट ऑफ द डे क्या है, थॉट ऑफ द डे ये है आज का, यहाँ लिख लेते हैं अपन, एक थॉट ऑफ द डे लिख लेते हैं और उसे आप अपना थॉट ऑफ द लाइफ भी बना लेना। क्या विचार है आज का सुविचार? स्कूल में होता होगा तुम्हारे, हमारे हुआ करता था बचपन में। आज का सुविचार ये है, सुविचार बोलते हैं ना उसको, अच्छा विचार। यस मैम, हमारे स्कूल में अभी भी लिखते हैं। अभी भी लिखते हैं, चलो एक हम आज यहाँ भी लिख लेते हैं। बॉडी माइंड एंड स्पिरिट if align in one direction can do miracles, and this is true. I have really felt it. जिस बंदे का बॉडी माइंड और स्पिरिट, ठीक है, एक ही दिशा में होगा, एक ही लक्ष्य पे होगा, एक जगह पे फोकस होगा, वो बच्चा अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखेगा। विभा कह रही है आई टोटली एग्री मैम। यस यू शुड एग्री। बॉडी माइंड और स्पिरिट, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम क्या है कि हमारा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और फिर हमारी आत्मा उसके बीच में जूझती रहती है। स्टेटस ही लगा दिया, बहुत बढ़िया, लगा दो, अच्छी लाइन है। मैंने लगा दिया, बहुत अच्छा, चलो सही है। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी ताकि मुझे भी दिखे, है ना। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं। एक्चुअली एक बात आपको बताती हूँ, मेरे पास जो बच्चे मैसेज करते हो, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं सबका नंबर तो सेव नहीं कर पाती, तो मैंने आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों की डीपीज के थ्रू कर रखी है। तो प्लीज डोंट चेंज योर डीपीज फ्रिक्वेंटली, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, फिर मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है आपका नाम ढूंढने के लिए कि ओ ये इस बच्चे का मैसेज है, ठीक है। हाँ मैं कर लूंगी सेव, बट ठीक है मैं ढूंढ के करती हूँ। पर बात क्या है, आपके जो ओल्ड ग्रुप्स थे ना, पुराने वाले, मेरे फोन में वो भी हैं, मैं सब में एक्टिव हूँ उनमें, ऑलमोस्ट में। तो कुछ 95 के अप्रोक्स वो ग्रुप्स हो गए। फिर अभी आप लोगों के जीपी करके नए ग्रुप्स बने हैं, तो ये वाले ग्रुप्स, ये मेरे पास सारे हैं, ठीक है ना। जो बाकी टीचर्स हैं उनके भी ग्रुप्स में मैं एक्टिव हूँ, मेंबर हूँ, ठीक है। सॉरी। तो बच्चा मेरे पास ग्रुप इतने ज्यादा, आपके मैसेज नीचे चले जाते हैं, वो स्क्रॉल डाउन हो जाते हैं, तो सबके सेव नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जैसे सचिन का, मेरे को डीपी का पहचान है कि सचिन ऑलवेज पुट द डीपी ऑफ सम कार्टून कैरेक्टर्स लाइक, ठीक है। पहले वो माता रानी का डीपी था, तो बाय डीपी आई रिकॉग्नाइज यू ऑल। हरदीप का हरदीप है नहीं आज क्लास में, हरदीप ऐसा रेगिस्तान वाला डीपी लगाए हुए हैं, तो जिन्होंने मतलब शक्ल वाला डीपी फिर भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं होता, पर ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा डीपी होता है ना, ये एकदम रिकॉग्नाइजेबल होता है। तो चेंज मत क्या करो, मैं उससे तुम्हें रिकॉग्नाइज करती हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है तुमको बात मैं क्या बोल रही हूँ? डीपी की वैल्यू है। चलो
ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। अरे बहुत सिंपल है, छोड़ दे क्वेश्चन 1। मैम ऐसे ऐसे इतना आसान हमसे मत करवाया करो, हमारे लेवल के नहीं आएंगे एक्चुअली। ठीक है बच्चा, ऐसा लगता है तो फिर छोड़ देते हैं अपन। क्वेश्चन 2 करें, ये छोड़ दें इसको भी, तुम्हारे लेवल का नहीं लग रहा मुझे, तुम्हारा लेवल ऊपर जा चुका है ना, तुम आसमान छूने को। वाष्णवी कह रही है सी, सही कह रही है। और कोई बच्चा? छोड़ दिया, बाकी सबने कहा मैम हम एकदम आसमान छूने को है, क्या आप हमसे छोटे बच्चों वाले सवाल करवाए। थर्ड का बताइए, थर्ड का बताइए, पॉलीसैकेराइड। चलो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वैसे कुछ है नहीं डिस्कस करने लायक, इसमें ए आंसर होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। फ्रक्टोज, आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाए तो मोनोसैकेराइड है बेटा फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज वो मोनोसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज जो है, सुक्रोज वो डायसैकेराइड है। कौन सी दो शुगर से बना है सुक्रोज? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही 6 कार्बन की शुगर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हाँ जी श्रेष्ठी, देखो दोनों ही 6 कार्बन की शुगर है, सही आंसर दिया आपने, लेकिन फर्क है, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है, ये फर्क है दोनों में। एल्डो और कीटो में क्या होता है फर्क, यहाँ पे देखो। ग्लूकोज की जब तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसी बनाते हो, ग्लूकोज की जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ऐसी बनाते हो, ऐसे। ये देखना 6 कार्बन बनाए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगा है CH2OH, ये छठा कार्बन है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कीटो शुगर है, कीटोन ग्रुप यूज हुआ था इसको बनाते टाइम, कैसे बनी वो हमें नहीं जानना, थोड़ा सा डीप सिनेरियो है। जब आप MBBS करोगे तो पहले सेमेस्टर में आपके बायोकेमिस्ट्री आएगी, उस बायोकेमिस्ट्री में आप देखोगे, आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से अगर नफरत है ना, तो मैं बता रही हूँ आपके MBBS के पहले साल आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर जब आप MBBS में जाओगे तो जो फर्स्ट ईयर आपका होगा वहां पे बायोकेमिस्ट्री की पूरी किताबें हैं, और आप बायोकेमिस्ट्री को बहुत डिटेल और डीप में स्टडी करोगे, आप बकायदा पढ़ोगे, एक एक जो वहां पे आप नाम देखते हो ना शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स के, वहां पे आप एक एक का स्ट्रक्चर देखोगे, जो क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो, प्लस आप उसमें उसका रेजोनेंस क्या है, म्यूट कर लो भाई, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, कैसे बना है वो कंपाउंड, वो सारी चीजें आप देखने वाले हो। तो अभी नहीं देखनी, वो देखने के लिए समय आएगा जब देखना। अभी इतना पता होना चाहिए, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। देखो कार्बन यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कार्बन दोनों में 6 है, ये एल्डो है, कीटो है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह माल्टोज यूज हुआ है, माल्टोज में आपको पता होना चाहिए, माल्टोज में 2 ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। एक गैलेक्टोज यहाँ यूज हुआ है, गैलेक्टोज में भी 2 ग्लूकोज है, गैलेक्टोज जो है इसमें भी 2 ग्लूकोज है। अब कौन मुझे माल्टोज और गैलेक्टोज में फर्क बताएगा, माल्टोज और गैलेक्टोज में कौन फर्क बताएगा? मैं बोल रही हूँ माल्टोज में भी 2 ग्लूकोज है, गैलेक्टोज में भी 2 ग्लूकोज है, मतलब ये देखो ये बनी एक ग्लूकोज, अभी हमने ग्लूकोज ऊपर ड्रॉ करी है, ये एक ग्लूकोज हमने बनाई, और इससे मैं जोड़ रही हूँ दूसरी ग्लूकोज को, इससे मैंने जोड़ा दूसरी ग्लूकोज को, ऐसे ही है ना, 2 ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 और ये CH2OH 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये C। तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाई है। बीच में जो बॉन्ड होता है इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस मैंने स्ट्रक्चर में तुम्हें 2 ग्लूकोज जोड़ी हुई दिखाई है, इन 2 ग्लूकोज माल्टोज में भी जुड़ी है, गैलेक्टोज में भी जुड़ी है। क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है बेटा? गैलेक्टोज इज C3 एपिमर और गैलेक्टोज माल्टोज इज C4 एपिमर, मतलब इसके तीसरे कार्बन में और माल्टोज में क्या है, चौथे कार्बन में डिफरेंस होता है। गैलेक्टोज के तीसरे कार्बन और माल्टोज के चौथे कार्बन में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है? OH और H का डिफरेंस होता है, OH और H का, ठीक है। कि अगर ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई गैलेक्टोज की और ये स्ट्रक्चर यहाँ मैं ऐसे माल्टोज की बनाऊं, तो माल्टोज के मैं चौथे कार्बन पे H और OH की पोजीशन बदल दूंगी, गैलेक्टोज के मैं तीसरे कार्बन पे H और OH की पोजीशन बदल दूंगी, बस इतना सिंपल रहता है। नॉर्मल ग्लूकोज में जो H और OH की पोजीशन है ना, जो H और OH की पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो जाती है गैलेक्टोज और माल्टोज में,
ग्लैक्टोज में आई थिंक 4th पोजीशन पे चेंज होता है एंड माल्टोज में 3rd पोजीशन पे चेंज होता है। तो ग्लैक्टोज को बोलते हैं C4 एपिमर। ये एक बार दोबारा रीचेक कर लेना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इनमें से एक C4 है, एक C3 है। ठीक है, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डीप है, अगर बहुत टफ पेपर आया तो पूछेंगे, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ इसी क्वेश्चन के माध्यम से। देखो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दे दो देवियों और सज्जनों। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहां दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, आंसर आया है सबसे पहले बच्चे मोहद गुलाम रब्बानी का, और आंसर दिया है उन्होंने बी, और बाकी के बच्चे खामोशी धारण किए हुए हैं। लगता है वो थक गए हैं। थक कैसे गए? बोल तो मैं रही हूं और थक तुम गए, ये कैसे मुमकिन है? बोलना सुनना कठिन है कि बोलना कठिन है, बताओ। अब कोई बातूनी बच्चा तो होगा, वो कहेगा मैडम सुनना ज्यादा कठिन है। बातूनी तो मैं भी हूं, पर फिर भी मैं कह रही हूँ बोलना कठिन है। बच्चों इतनी देर बोलोगे तो तुम्हारा गला सूख जाएगा। बोलना कठिन है, रवि एग्री कर रहे हैं। चलो बी इज द राइट आंसर, जवाब आप लोग सही दे रहे हो। देखो समझो क्या है ये चीज, डीएनए समझाते हैं आपको थोड़ा सा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस में मिलने वाला एसिड दो टाइप का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए किसका बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोज शुगर का, और आरएनए बना हुआ है राइबोज शुगर का। कौन मुझे बताएगा राइबोज शुगर में कितने कार्बन हैं? मैम 5। हाँ बहुत बढ़िया सचिन। शालिनी एक बार भी नहीं पढ़ा, फिर कैसे? फिर तो जरूर लिख लो अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब संडे वाले पेपर में पूरा चैप्टर तो पढ़ के नहीं जा पाओगे आप, गया टाइम अब तो ये पढ़ जाना जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा बेड़ा पार हो जाएगा आपका। राइबो शुगर में 5 कार्बन होते हैं, तो बनाए शुगर राइबोस। देखो एक 2 3 4 और यहाँ पे 5 ऐसे कार्बन है इसमें। यहाँ CH2OH नहीं लगा, यहाँ HOH लगे, ठीक है? इस तरीके से राइबो शुगर होती है, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो इस राइबोज शुगर के, इस राइबोज शुगर के ये कार्बन 1 है, यहाँ H है, OH है, H है, OH है और H है, और यहाँ है CH2OH। ये 5वां कार्बन है, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा कार्बन है और ये पहला कार्बन। इसके दूसरे कार्बन पे, किस कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे मैंने किया वार। राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पे वार किया गया और OH को एलिमिनेट कर दिया, OH को एलिमिनेट कर दिया। तो इसको क्या बोला? बोला डीऑक्सीराइबोज। डी माने रिमूवल, डी माने रिमूवल, ऑक्सी माने ऑक्सीजन। तुमने ऑक्सीजन हटा दी, किस में से? राइबोज में से। राइबोज में तुमने ऑक्सीजन हटा दी, तो क्या बोला? डीऑक्सीराइबोज। सवाल आता है इस पे से। यहाँ पे तुम्हारी इस शीट में भी देखो एक सवाल है, ये शीट है ना तुम्हारी, यहाँ पे एक सवाल है इसमें। देखो इस सवाल को देखो, तुम कहाँ दे रखा था, एक सवाल था तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, यहाँ तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा रखी है। एक तुमसे पूछा गया है इस स्ट्रक्चर में एक्स क्या है, ये पूछा गया है तुमसे, ध्यान से देखना भी इसको। ऐसे सवाल आते हैं घुमा फिरा के। टाइम कम है तो हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं घूमते हम। तुम मेरे को ये बताओ, ये शुगर, पहले तो मेरे को इस शुगर को आइडेंटिफाई करो। तुम मेरे को ये बताओ, ये शुगर राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज? जल्दी से बताओ। राइबोज। 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 वेरी नाइस, ठीक है? तो ये तुमने पहचाना राइबोज, यहाँ से तुम्हारी आधी कहानी सोल्व हो गई।
यानी कि शुगर राइबोज है। तुम मेरे को बताओ कि ये जो मटेरियल है, जो भी यहाँ ये मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का है कि आरएनए का है? हाँ हाँ, इतना डर क्यों रहे हो? आरएनए बोलो, बिंदास बोलो, क्योंकि डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज होती है। और तुम ही ने अभी अभी बोला मैडम ये राइबोज है, मैंने नहीं बोला, ठीक है? और तुमने सही बोला। तो ये आरएनए की बात हो रही है यहाँ, जरूर कुछ आरएनए का है, ठीक है? अब जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? ठीक है, ये आरएनए है। न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ये लंबी सी माला है न्यूक्लिक एसिड, एक मोती है न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने बहुत पहले बताया था जब मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था। माला को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, और एक जो मोती है वो होता है मोनोमर यानी न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा मोती है न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं। एक तो है शुगर, जो कि राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। दूसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। शुगर कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, डीऑक्सी और राइबोज। फॉस्फेट कितने टाइप का होता है? अरे बोला करो मैडम, कैसी बातें कर रहे हो? फॉस्फेट तो फॉस्फेट होता है, टाइप क्या है इसमें? नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का होता है? 5 कौन बोला? हाँ, सही 5, बिल्कुल सही। अगर दोनों को इंक्लूड करें तो 5, A, T, G, C और U, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, इन 5 में से डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं? डीएनए के अंदर क्या क्या है? ATGC, डीऑक्सी तो शुगर है, वेरी नाइस। फॉस्फेट ग्रुप है, और A, T, G और C 4 बेस है। आरएनए में क्या है कहानी? आरएनए में राइबोज है, फॉस्फेट ग्रुप है, और A है, T है, C है और U है। सॉरी, A है, G है, A है, U है, G है और C है। यही कहानी है। C की जगह U आ गया बस। अब करते हैं उस सवाल को, देखते हैं सोल्व होता है क्या इतनी कहानी से। करो, क्या पूछा है? X क्या है? लगाओ ऑप्शंस में से दिमाग। कैटेगरी दे रखी है कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट, कंपोनेंट इज ग्वानिन। कैटेगरी बोला है, कैटेगरी मतलब कि ये कंपाउंड क्या है, ये जो कंपाउंड सा बन रहा है ना, ये क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल है कि ये अमाइनो एसिड है कि ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, क्या है ये? ये तो पता लग रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये भी पता है अमीनो एसिड नहीं है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक H होता है और एक R ग्रुप होता है। ये होता है अमीनो एसिड, तो नहीं है। बच्चे कह रहे हैं आंसर है C, न्यूक्लियोटाइड और साइड में अंतर बता दो मुझे। न्यूक्लियोटाइड तो तुमने पढ़ लिया, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो इसको कैसे याद रखो, S याद रखना। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस और शुगर होता है बस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तुम्हें शुगर तो दिख रही है, फॉस्फेट दिख रहा है कहीं? नो मैम। कहीं फॉस्फेट दिख रहा है? नो मैम। तो तुम इसे न्यूक्लियोटाइड कैसे बोल सकते हो? जब तुम्हें कहीं फॉस्फेट नहीं दिख रहा तो तुम इसे न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल सकते। तुम्हें इसमें एक शुगर दिख रही है जिसको तुमने ही बताया था राइबोज है, मैंने नहीं बताया, तुमने बताया राइबोज है, ठीक है? तो मैं मान के चल रही तुम्हें आ गया, ठीक है? तुमने बताया ये राइबोज शुगर है मैडम, और एक्स हमें अभी तक पता नहीं, ठीक है? एक्स हम ढूंढ रहे हैं, एक्स हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ कहीं फॉस्फेट तो नहीं दिख रहा इस पूरे मॉलिक्यूल में। एक्स जो है वो एडेनिन है या यूरासिल है, ये तो हम तब सोचेंगे, पहले फॉस्फेट तो हमें दिख नहीं रहा। जब फॉस्फेट हमें नहीं दिख रहा तो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। क्योंकि ये आरएनए है तो हमें जच रहा है कि हाँ यूरासिल हो सकता है। देखो आरएनए में एडेनिन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आरएनए में एडेनिन नहीं होता। हमने अभी अभी देखा आरएनए में या तो एडेनिन होगा या यूरासिल होगा या ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा। 4 ही नाइट्रोजनस बेस है। बेटा जो बच्ची पहली बार पढ़ रही है ना लेसन, उस बच्ची को बता दूं, ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये नाइट्रोजनस बेस के नाम है, ठीक है? एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, ग्वानिन, चारों हो सकते हैं आरएनए के अंदर। तो एडेनिन हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अपने को फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा।
तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। स्टार मार्क करके लिख लो न्यूक्लिक एसिड में इंपॉर्टेंट पॉइंट इन न्यूक्लिक एसिड्स। पॉइंट नंबर वन, मोनोमरिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड के नीचे 3 एरो डाल के लिखो। न्यूक्लियोटाइड में क्या है? शुगर, बेस और फॉस्फेट। शुगर के नीचे 2 एरो डाल के लिखो, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। राइबोज के नीचे एरो डाल के लिखो आरएनए। राइबोज के नीचे एरो डाल के लिखो आरएनए, और जो डीऑक्सीराइबोज लिखा है वहां एरो डाल के लिखो डीएनए। ब्रैकेट में लिखो सेकंड कार्बन पे OH है, यहां लिख दो सेकंड कार्बन पे OH नहीं है। सेकंड कार्बन, कार्बन 1 कार्बन 2, सेकंड कार्बन पे इस पे OH है या OH नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस जहां तुमने लिख रखा है वहां मैंने लिखवाया मोनोमरिक यूनिट। न्यूक्लिक एसिड में लिखो मोनोमरिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में एरो डाल के लिखो 3 चीजें, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। फिर शुगर के नीचे 2 एरो डालो, एक राइबोज एक डीऑक्सीराइबोज। फिर ये कहानी लिखो। बेस के नीचे 4 एरो डालो, नहीं 5 सॉरी, ATGCU। फिर यू के नीचे 1 एरो डाल के लिखो प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, और टी के नीचे 1 एरो डाल के लिखो प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। यू के नीचे एरो डालो, लिखो प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। टी के बाद लिखो प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। शुगर में 2 एरो डाल लिए थे, लिख लिया डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। पॉइंट नंबर 2 लिखो न्यूक्लियोसाइड, एस लगा के, टी की जगह एस लगाओ। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। पॉइंट नंबर 3 लिखो ए कंबाइन विद टी और यू। ए टी या यू के साथ जुड़ता है, डीएनए में टी के साथ जुड़ेगा, आरएनए में यू के साथ जुड़ेगा। जी जो है वो सी के साथ जुड़ता है, या फिर कह लो सी जो है वो जी के साथ, सी और जी में बॉन्ड बनता है। द बॉन्ड बिटवीन वन न्यूक्लियोटाइड एंड अदर न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। ये एक शुगर मैंने लिखी, यहाँ पे क्या है? शुगर, ये शुगर है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस बना दिया, ये फॉस्फेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से जुड़ी है दूसरी शुगर, और ये नाइट्रोजनस बेस। ये यहाँ पे भी एक नाइट्रोजनस बेस है जो बॉन्ड बन रहा है। ये अभी समझाऊंगी मैं क्या बनाया मैंने, ठीक है। ये अभी समझाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ। ये देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पे, लिखो द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है। देखो न्यूक्लियोटाइड में मैंने शुगर, बेस और फॉस्फेट, मैंने 3 ही चीज बताई थी न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, बेस और फॉस्फेट। द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड क्या बोलते हैं उसको? कौन बताने वाला है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें मैंने 3 चीजें बनाई हैं, ये एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुगर, वेरी नाइस, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? देखो इस बॉन्ड में एक फॉस्फेट, 2 न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट यूज हो रहा है बीच में। इस वाले न्यूक्लियोटाइड का, सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट यूज हो गया बॉन्ड बनाने में। फॉस्फोडाइएस्टर, डाई माने 2 तरफ से जोड़ा है, बीच में एक फॉस्फेट है, ऊपर से एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है, नीचे से एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। ये फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड इधर जुड़ रहा है, एक इधर। ये जो न्यूक्लियोटाइड ऊपर लगा हुआ है, इसका ऊपर की तरफ एक फॉस्फेट खाली है, फ्री एंड पे फॉस्फेट है। दूसरे स्ट्रैंड में, इस वाले स्ट्रैंड में तुम आओगे, इस वाले स्ट्रैंड में इसके ऊपर जो है फॉस्फेट नहीं लगा हुआ, यहाँ इसका 3rd प्राइम वाला कार्बन खाली है। चलो इस पे मैं 2 मिनट में आती हूँ। पहले लिखो, पॉइंट लिखो, द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नाउ फॉस्फेट शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ा है? ये हमारी शुगर थी, ये हमारी शुगर थी। मान लो मैं डीएनए का उदाहरण ले रही हूं,
तो मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रही हूँ, तो मैं ऑक्सीजन नहीं बना रही, यहाँ पे खाली H बना रही हूँ। दूसरे कार्बन से तुमने OH निकाल दिया ना, मैंने डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाई है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाई मैंने 5 कार्बन की। फोस्फेट कहाँ जुड़ा है? फोस्फेट कहाँ जुड़ा है? 5वें कार्बन से। लिख लो, फोस्फेट इज अटैच्ड टू द 5th कार्बन ऑफ शुगर। Phosphate is attached to the phosphate is attached to the phosphate is attached to the 5th कार्बन ऑफ शुगर। शुगर के 5वें कार्बन से फोस्फेट जुड़ा है। फोस्फेट इज अटैच्ड टू द 5th कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है। इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, ठीक है, डबल अगर स्ट्रैंड हैं तो इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड में, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फोस्फेट इज फ्री, फोस्फेट इज फ्री एट अपर एंड, एंड इन अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फोस्फेट इज फ्री एट लोअर एंड। पता है डीएनए कैसे जुड़े हैं? ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड में फोस्फेट ऊपर की तरफ है और दूसरे स्ट्रैंड में जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, कई सारे हैं, जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका फोस्फेट फ्री है। पहले स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इसका पहले का फोस्फेट फ्री है, इसमें आखिरी का फोस्फेट फ्री है। अभी तुमने लिखा फोस्फेट जुड़ा हुआ है 5वें कार्बन से, अभी लिखा है ना तुमने, फोस्फेट 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिखाया भी मैंने, है ना। तो इस वाली चेन में कौन सा कार्बन लास्ट में फोस्फेट जिससे जुड़ा हुआ है? 5 प्राइम बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? नाम सुना है तुमने ऐसे 5 प्राइम 3 प्राइम? यस मैम। ये 5 प्राइम बोला इसको, क्योंकि देखो 5वें कार्बन से अभी तुम देख रहे हो फोस्फेट जुड़ा हुआ है और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे फोस्फेट फ्री है, ये फोस्फेट फ्री है। दूसरा जो स्ट्रैंड है वो उल्टा लगा है, इसमें फोस्फेट ऐसे, यहाँ फोस्फेट निकला हुआ है। तो इन द फर्स्ट स्ट्रैंड 5 प्राइम कार्बन इज एट अपर एंड। इन द फर्स्ट स्ट्रैंड, पहले स्ट्रैंड में 5 प्राइम कार्बन, 5वें नंबर का कार्बन जिसे फोस्फेट जुड़ा हुआ है वो ऊपर की तरफ है, इज एट अपर एंड। इन द सेकंड स्ट्रैंड 5 प्राइम कार्बन इज एट लोअर एंड, 5 प्राइम कार्बन इज एट लोअर एंड, एंड वाइसा वर्सा फॉर 3 प्राइम कार्बन, एंड वाइसा वर्सा, कोई बात नहीं, एंड वाइसा वर्सा फॉर 3 प्राइम कार्बन। मतलब 3 प्राइम कार्बन की क्या दशा होगी कि पहले स्ट्रैंड पे तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन नीचे की तरफ है, और दूसरे स्ट्रैंड में दूसरा स्ट्रैंड ऐसे, दूसरा स्ट्रैंड जो है, दूसरा स्ट्रैंड कैसे बना हुआ है? दूसरा स्ट्रैंड ऐसे बना हुआ है उल्टा, दूसरा स्ट्रैंड ऐसे बना हुआ है उल्टा। दूसरे स्ट्रैंड में ये 1, ये 2 और ये 3, तीसरा कार्बन ऊपर की तरफ है और 5वां कार्बन नीचे की तरफ है जिससे तुम्हारा फोस्फेट जुड़ा हुआ है। तो 3 प्राइम कार्बन इज एट लोअर एंड ऑन फर्स्ट स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम कार्बन upper end is on the upper end on the second strand. So polarity of one strand is 5 से 3, ऊपर 5वां कार्बन, नीचे तीसरा कार्बन, तो polarity of first strand लिख लो। So polarity vice versa for 3 prime carbon, vice versa for 3 prime को ऐसे लिखते हैं, PRIME मत लिख देना, vice versa for 3 prime carbon, 3 प्राइम कार्बन इज एट लोअर, नीचे की तरफ, लोअर एंड ऑन द फर्स्ट स्ट्रैंड एंड ऑन द अपर एंड ऑन द सेकंड स्ट्रैंड। सो polarity of first strand is from 5 prime to 3 prime, 5 से 3 की ओर जा रहे हैं, एंड पोलैरिटी ऑफ सेकंड स्ट्रैंड, अब तुम मुझे बताओगे क्या है पोलैरिटी ऑफ सेकंड स्ट्रैंड, तुम और बाकी सब बताओ भाई। वेरी नाइस सचिन, बहुत Yes, अच्छा। 3 प्राइम टू
5 प्राइम, बिल्कुल सही मोनू, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस चीज को? दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल नेचर ऑफ टू स्ट्रैंड्स, लिख ली बात, लिख ली कहानी यहां तक? यस मैम। ये Yes, ma'am. पढ़ के जाना है न्यूक्लिक एसिड में। हो गया मटेरियल शॉर्ट? यस मैम। ठीक है, 4 पॉइंट अमीनो एसिड के और लिख लो और 2 पॉइंट ग्लूकोज के लिखवाऊंगी एंड देन वी हैव डन इन बायो। बायो तो सॉर्टेड हो गई तुम्हारी फुल। ठीक है, 4 पॉइंट लिख लो अमीनो एसिड में। पॉइंट नंबर 1, इन 1 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड में, इन 1 अमीनो एसिड at the right hand we have 1 amino group and at the left, sorry ulta likho, at the right hand we have 1 carboxylic group and the left hand we have 1 amino group. This is amino group, this is carboxylic group. On the upper end we have a hydrogen and on the lower end we have a R chain. लेफ्ट हैंड पे क्या था? अमीनो ग्रुप। हाँ, लेफ्ट हैंड पे अमीनो ग्रुप, राइट हैंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ऊपर एक हाइड्रोजन और नीचे R। अब लिखो व्हेन R इज इक्वल टू H, when R is equal to H, amino acid is called glycine, comma the simplest amino acid. तुमसे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कई सारे अमीनो एसिड का नाम लिखा होगा, तुम बिना आंख बंद करके ग्लाइसिन पे टिक कर आना। अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन व्हेन R is equal to H, when R have more कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R में जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 COOH या फिर CH2 CH2 COOH, इस तरीके का जब R ग्रुप हो, जब R ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, जब इस R ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, इस तरीके का हो R ग्रुप, तब अमीनो एसिड को कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल लिखो ग्लूटामिक एसिड, एग्जाम्पल लिखो ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड है, तुम्हें पता होना चाहिए। अमीनो एसिड इज कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। पॉइंट नंबर 3 लिखो, when R have more basic group, basic यानी सॉरी, when R have more amino group लिखो, when R have more amino group, for example CH2 NH2 या CH2 CH2 NH2, इस तरीके का जब R ग्रुप हो, R ग्रुप have more amino group, तो अमीनो एसिड इज कॉल्ड, अमीनो एसिड इज कॉल्ड, बताओ क्या कहेंगे? कौन बता रहा है? लाइसिन आर्गिनाइन, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक, वेरी नाइस। एग्जाम्पल बहुत अच्छा बोला आपने, लाइसिन आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो आपको अगर R ग्रुप में NH2 दिखे तो समझ जाना वो लाइसिन या आर्जिनिन है। लाइसिन के अंदर NH2 ग्रुप कम होते हैं, आर्जिनिन में ज्यादा होते हैं, लाइसिन के कंपैरिजन में। ठीक है, इतनी कहानी आपको अमीनो एसिड में पता होना चाहिए। शुगर में लिख लो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुगर में द बॉन्ड बिटवीन 2 sugars इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
The bond between two sugars is called glycosidic bond. Cellulose, which is a polysaccharide, is unbranched polysaccharide made up of glucose units. ऐसे ग्लूकोज लगाए, सेलुलोज बन गया, कोई ब्रांचिंग नहीं है. लेकिन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन have branchings. स्टार्च और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग है. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन हैव ब्रांचिंग at alpha 1,6 end. ये एक शुगर है, इसका पहला कार्बन, इस शुगर के पहले कार्बन पे एक ब्रांच निकली हुई है और यहाँ पे एक शुगर जुड़ी हुई है और इस शुगर का कौन सा कार्बन जुड़ा है? छठा कार्बन. तो पहला कार्बन इस शुगर का, छठा कार्बन इस लाल वाली शुगर का, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ब्रांच बन रही है. ऐसे यहाँ एक ब्रांच बनी, यहाँ लेट्स सपोज यहाँ एक ब्रांच बनी, इस शुगर का पहला कार्बन और इधर जो शुगर जुड़ेगी उसका छठा कार्बन, 1 और 6 के बीच में एक ब्रांच बन रही है. इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज. तो तुमसे पूछ लें, एक तो ये सवाल आ सकता है कि ब्रांच्ड शुगर कौन कौन सी है, या फिर ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं. तो तुम नाम में लिखना स्टार्च और ग्लाइकोजन, इनमें ब्रांचिंग है. तुम सेलुलोज की बात करोगे तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे सीधी चेन है बस. सेलुलोज अनब्रांच्ड है. अब ब्रांचिंग तुमसे पूछ ले कहाँ है, अगला सवाल कहाँ है ब्रांचिंग, तो लिखना अल्फा 1,6 पे. अल्फा 1,6. अल्फा क्यों बोल रहे हैं ये बात तुम बायोमोलिक्यूल्स की नोट्स में देखना. अल्फा क्या होते हैं? अल्फा शुगर, बीटा शुगर, दो तरह की शुगर होती है. H और OH की पोजीशन में डिफरेंस होता है. ठीक है. ये वाला जो बॉन्ड है, जो सीधी चेन में बन रहा है, ये बॉन्ड है अल्फा 1,4 लिंकेज. ये पहला कार्बन है और इस शुगर का यहाँ पे जो कार्बन लगा है वो चौथा कार्बन है, अल्फा 1,4 लिंकेज. तो चेन के बीच में जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,4 लिंकेज. ब्रांच पे जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,6 लिंकेज. चाहे ब्रांच वाला बॉन्ड हो चाहे चेन वाला बॉन्ड हो, ब्रांच वाला बॉन्ड हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन वाला बॉन्ड हो, वो अल्फा 1,6 हो चाहे अल्फा 1,4 हो, कैटेगरी उसकी कौन सी है? पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? बिल्कुल नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है वो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बात समझ में आई? You are done with this chapter. You are done with the revision of the 5 chapters, and I hope अच्छे से आपको समझ में आया. क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में बता दो, and then we will end our class for today. And all the very best for your Sunday exam. मैं ये चाहती हूँ कि आप में से ज्यादा बच्चों का अच्छा स्कोर हो. बस स्कोर कैसा भी वो सेकेंडरी है, जब तक पेपर नहीं देते तब तक बस ये रखना है हमें अपना 100% देना. ठीक है. वेलकम बच्चे. ओके